हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम करेंगे एक टॉपिक जो 11th क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन। स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये बनाई क्यों जाती है और ये कब बनाई जाती है। देखो, पहले इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। वैसे आजकल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंट खुद ही रिकन्साइल्ड होते हैं। होता क्या है, देखो, ये तब की बात है जब पुराने टाइम में मोबाइल बैंकिंग नहीं हुआ करता था, है ना। मोबाइल बैंकिंग तो अभी आया 5-6 साल हुए। तो उस समय क्या होता था, एक है बिजनेसमैन, ध्यान से समझना, और एक है बैंक, और एक है पार्टी जिसके साथ हम डील करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस ने एक चेक काट के, बिजनेस ने ए लिमिटेड मान लो बी लिमिटेड से कुछ खरीदा, गुड्स खरीदी मान लो, फॉर ₹20,000। गुड्स आ गई। अब इसने इसको पेमेंट करनी है। पेमेंट ये कई तरीके से कर सकता है, कैश, बिल ऑफ एक्सचेंज, या चेक से भी कर सकता है। वही किया इसने। इसने ए लिमिटेड ने एक चेक दे दिया बी लिमिटेड को। चेक दिया है तो इसका मतलब क्या है, ए लिमिटेड का बैंक अकाउंट भी होगा, है ना। ए लिमिटेड का ये बैंक है, बैंक ऑफ ए लिमिटेड। ये ए लिमिटेड का बैंक है। तो जब ये इसे चेक देता है तो एक तरीके से ये अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप बी लिमिटेड को पेमेंट कर दो, ठीक है। चेक के ऊपर लिखा होगा ना बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड जाएगा, चेक यहाँ देगा, और यहाँ से पेमेंट बी लिमिटेड के अकाउंट में आ जाएगी। इस तरीके से काम होता है, ठीक है ना। यहाँ से मनी आ गई, ठीक है। ये चेक जा रहा है, चेक ऑफ ए लिमिटेड। देखो क्या हुआ, गुड्स आई, चेक दिया गया, ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ से चेक जा रहा है, दूसरा स्टेप है ये। फिर ये चेक बैंक में जा रहा है, ये तीसरा स्टेप है। और बैंक फिर चौथा स्टेप, इसको पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। पेमेंट रिसीव्ड। लेकिन एक पॉइंट खड़ा होता है बीच में, एक जगह, अगर तुम्हें ये समझ ना आए हो, थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखना, क्योंकि यही पॉइंट मेन चीज़ है। देखो, ये रिसीव कर रहा है पेमेंट और ये पेमेंट कर रहा है, तो इसके तो अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन इसका भी तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा। इसके बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड। तो मतलब ये इसको दे रहा है, मतलब इसके बैंक में आ रहे हैं सीधे, ठीक है। तो होता क्या है, इसने जब इसे चेक दिया, पहला स्टेप गुड्स आ गई, दूसरा स्टेप चेक दिया गया। अभी इस चेक को अपने पास होल्ड कर ले तो इसने ये चेक अपने बैंक में डाला ही नहीं, तो क्या इसके बैंक में पैसे आ सकते हैं? नहीं। इन केस बी लिमिटेड उस चेक को अपने ही पास रखता है, उसको जब तक अपने बैंक में जमा नहीं कराता
तब तक इसके पास पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मैंने चेक दिया, मान लो मैंने तुम्हें पेमेंट करनी थी, मैंने तुम्हें चेक दिया, तो क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं, उस चेक को तुम अपने बैंक में पहले डिपॉजिट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा बैंक उसके बैंक से पैसे निकाल के ले आएगा। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये उस टाइम की बात है जब नेट बैंकिंग इतनी ज़्यादा मतलब उसमें नहीं थी, ये उस टाइम की बात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता था, ये बैंक जाता था, यहाँ से चेक क्लियर करके लाता था। ठीक है, तो हम वहीं उसी चीज़ को मन में रखते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। अब हुआ क्या, बीच में इसने वो चेक यहाँ दिया ही नहीं। जब ये इस चेक को बैंक में दे के पैसे निकाल के लाता है, इसे कहते हैं प्रेजेंट करना। चेक को वहाँ पे पहुँचाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। तो ए लिमिटेड ने चेक दिया बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बैंक में जाके चेक देगा, इसे कहते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। अगर ये इसे देगा ही नहीं तो फिर ए लिमिटेड का बैंक बी लिमिटेड को पेमेंट कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता, है ना। तो होता क्या है, जैसे ए लिमिटेड के बैंक में, पहले तो मैं बता दूं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जैसे बिजनेसमैन दो चीज़ें बनाएगा, वो बनाएगा अपनी कैश बुक तुम कर चुके हो। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं ना, कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, है ना। तो कैश कॉलम तो कैश का बैलेंस जानने के लिए बनाया जाता है और बैंक कॉलम बनाया जाता है बैंक का बैलेंस जानने के लिए। तो बिजनेसमैन ने अपना कैश बुक बना रखा है, उसके अंदर बैंक का बैलेंस उसके हिसाब से मान लो 10,000 रुपये, और उसका पासबुक मतलब जो बैंक मेंटेन करता है। बिजनेसमैन जो मेंटेन करता है, तुम खुद को बिजनेसमैन समझो, तुम जो बुक मेंटेन करते हो अपनी कैश बुक को बच्चे समझते हैं कैश के लिए होती है, नहीं, कैश और बैंक दोनों के बैलेंस के लिए होती है। तो तुम जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा बैलेंस है 10,000, लेकिन तुम्हारा बैंक जो मेंटेन कर रहा है बैंक जो मेंटेन करता है उसे कहते हैं पासबुक। तुम जो खुद मेंटेन करते हो, बिजनेसमैन जो मेंटेन करता है उसे कहते हैं कैश बुक। कैश बुक में एक कॉलम होता है, उसे कहते हैं बैंक कॉलम, यानी कि कैश बुक में ही कैश और बैंक दोनों का बैलेंस पता चलता है। तो तुम अगर कहते हो कि हमारे बैंक में 10,000 रुपये हैं, बैंक को भी तो यही कहना चाहिए कि तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपये हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक क्रेडिटेड क्यों होता है। बैंक की नज़र में तुम एक क्रेडिटर हो, क्योंकि बैंक ने तुम्हें पैसे देने हैं। बिजनेसमैन की नज़र में बैंक एक डेटर है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम बैंक से निकाल सकते हो, तो बैंक तुम्हारे लिए एक एसेट है। तो बैंक कहता है कि तुम्हारी पासबुक में 10,000 हैं, तुम कहते हो हमारी कैश बुक भी बता रही है कि हमारा बैंक का बैलेंस 10,000 है, तो ये इस पोजीशन पे रिकनसाइल्ड है। और यही होना भी चाहिए। तुम अगर किसी से कहते हो कि मैंने तुमसे 10,000 लेने, तो उसे भी तो यही कहना चाहिए कि उसने तुम्हें 10,000 देने, तभी तो तुम्हारे दोनों के अकाउंट टैली होंगे, दोनों के अकाउंट रिकनसाइल्ड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाते हैं। तुमने एक चेक काट के दिया था अभी बी लिमिटेड को, पेड टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को तुमने चेक काट के दे दिया 2,000 का, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बैंक में है 8,000, लेकिन बी लिमिटेड ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, बी लिमिटेड ने वो पैसे निकाले ही नहीं। तो पासबुक क्या बोलेगी? पासबुक तो ये बोलेगी तुम्हारे पास 10,000 रुपये। तो जब तुम जाओगे बैंक में, बैंक वाला बताएगा तुम्हारे बैंक में 10,000 है, तुम बोलोगे नहीं जी हमारे हिसाब से तो 8,000 होने चाहिए। तो आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस है? पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए तुम्हें कि दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बैंक तुम्हें उतने ही देगा जितने तुम कहते हो कि बैंक में हमारे हैं। तो अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट कैसे से सॉल्व होगा?
बैंक ये बोलेगा कि तुमने एक चेक है जो 2000 का इशू किया है बी लिमिटेड को, असल में उन्होंने वो पैसे निकाले ही नहीं, यानी कि तुमने चेक इशू किया है लेकिन वो अभी तक बैंक में आके प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हम पेमेंट कैसे करें जी? तो बैंक सही है, तो हम करेंगे क्या, उस अमाउंट को दोबारा से ऐड कर देंगे। हम बोलेंगे जो हमने 2000 माइनस कर रखा है असल में उसे माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा बैंक से नहीं निकला, तो दोनों का बैलेंस अब हो गया बराबर। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है? ये क्या रीज़न था? ये रीज़न था check issued but not yet presented for payment. तो यहाँ तुम्हें सिर्फ ये समझाया गया कि ये कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। ऐसे ही क्या सिर्फ एक ही रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे बैलेंस और क्या पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है? क्या एक ही रीज़न होता है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है? तो क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक ही चीज़ दिखाई जाती है? नहीं, बहुत सारी रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। देखो अब तो क्या हो गया, नेट बैंकिंग आ गई है, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए, टैक्स से तुम्हारे को मैसेज आता है, तो अब तो रिकनसाइल ना होने का कोई रीज़न है नहीं। लेकिन ये पुराने टाइम की बात है, जब नेट बैंकिंग वगैरह नहीं थी तो कई सारे रीज़न थे, बैंक कोई एंट्री कर देता था, हमें पता नहीं होता था, फिर उस एंट्री को हम डाल के अपने अकाउंट को सही करते थे, ठीक है ना। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन दिखाई जाती हैं जिनकी वजह से हमारे बैलेंस में बैंक के और पासबुक के बैलेंस में, बैंक पासबुक मेंटेन करता है और वो कहता है हाँ जी हमने आपको इतने पैसे देने हैं। ऐसे तुम कैश बुक मेंटेन करते हो और तुम पता लगाते हो कि बैंक से तुमने कितने पैसे लेने हैं। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। अब वो रीज़न कौन कौन से होते हैं वो हम तुम्हें बताते हैं अभी, ठीक है। चलो जी, हम तुम्हें बता देते हैं अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई कैसे जाती है। ये फॉर्मेट है इसका। कब बनाई जाती है? साल के एंड में बनाई जाती है। ये फॉर्मेट है जो जर्नल का फॉर्मेट हुआ करता था। डबल एंट्री बुककीपिंग के रूल इसमें लगते नहीं है, असल में ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में होता क्या है, प्लस माइनस, ठीक है ना। वो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इससे बाहर निकल जाओ। बैंक ये अपना नंबर है, किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो वो मैसेज कर सकता है। एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसमें लिखा आता है एज ऑन 31 मार्च मान लो, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस, कौन सा आइटम है जिसे हम प्लस करेंगे, कौन से आइटम ऐसे हैं जिन्हें हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कैश बुक लेंगे। मैंने बताया ना, बिजनेसमैन मेंटेन करता है कैश बुक, मतलब हम बिजनेसमैन हैं, हम इस समय बिजनेसमैन के अकाउंटेंट हैं, हम मेंटेन करेंगे कैश बुक। और बैंक मेंटेन करेगा पासबुक।
दोनों के बैलेंस बराबर होने चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंस आ रहा है बैंक के हिसाब से और हमारे हिसाब से कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? ठीक, तो तुम कैश बुक मेंटेन करते हो तो तुम कैश बुक का बैलेंस लेके चलोगे। बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा माइनस में आएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अब मान लो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बैलेंस ही है, इस बीच बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए तुमसे। तो बैंक जब बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा कि नेट बैंकिंग नहीं है अभी, नेट बैंकिंग वाला चक्कर नहीं है। बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए, तुमने बोला हमारा बैलेंस 10,000 है एज पर कैश बुक, बैंक भी बोलता है 10,000 है, लेकिन बैंक ने अब 1,000 रुपये बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा बैलेंस तो 9,000 हो चुका है। जिस दिन तुम बैंक पे जाकर पता करोगे, तुम पता चलेगा तुम्हारा बैलेंस 9,000 है। तुम आर्गूमेंट करने बैठे तो तुम्हें पता चला कि 1,000 रुपये बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तो जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम क्या करोगे, उसे माइनस करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे, तुम्हारा बैलेंस भी 9,000 और पासबुक का बैलेंस भी 9,000 रिकनसाइल्ड, है ना। तो ऐसे ही अगर बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए तो उसे हमें माइनस करना चाहिए, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। इजी ट्रांजैक्शन से ले रहा हूँ मैं। तो बैंक ने अगर बैंक चार्जेस चार्ज किए तो उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ऐसे ही बैंक कई बार हमें इंटरेस्ट दे देता है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक पासबुक के अंदर उसे ऐड कर देगा ना। मान लो 2,000 रुपये इंटरेस्ट है, तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस 11,000 है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी 9,000 है। तो बैंक बोलता है नहीं, हमने आपको 2,000 रुपये इंटरेस्ट दिया है, जिसे आपने भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लो। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, है ना। हो गए दोनों के अकाउंट रिकनसाइल्ड फिर दोबारा। तो ऐसे ही बैंक जब कई बार हमें इंटरेस्ट देता है तो उसे हमें अपनी बुक्स के अंदर प्लस कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक। 2,000 रुपये हम उसे ऐड कर लेंगे, समझ गए। ऐसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई चेक काटा, मान लो 3,000 रुपये का चेक काटा, ठीक है, किसी को पेमेंट करी 3,000 रुपये की, अपने ड्राइवर को सैलरी दी मान लो। अब ड्राइवर ने वो चेक, हमारे बैंक से पैसे निकाले ही नहीं उसके, हम तो सोच रहे हैं हमारे अकाउंट से 3,000 निकल गए, पेड टू ड्राइवर। हमारे हिसाब से हमारा बैलेंस 8,000 होना चाहिए, लेकिन बैंक दिखा रहा है 11,000। तो 3,000 का डिफरेंस क्यों है? हमने 3,000 रुपये बेकारी माइनस कर रखे, वो पैसे हमारे बैंक से तो निकले ही नहीं। तो जो हमें पता चलेगा कि हमने कोई चेक इश्यू किया लेकिन उसके पैसे हमारे अकाउंट से नहीं निकले, तो हम जिसे हमने बेकार माइनस कर रखा उसे ऐड करके दोबारा दोनों अकाउंट्स को बराबर कर देंगे। हमें अपने अकाउंट वैसे बना देने जैसे बैंक के। ये मान के चलो बैंक कोई गलती नहीं करता, बैंक कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसा बैंक के अकाउंट है हमें वैसे बनाने हैं। तो 3,000 रुपये हमने माइनस कर रखे हैं, असल में वो पैसे तो बैंक से निकले ही नहीं, तो हमने बेकार ही माइनस कर रखे हैं, तो उसे प्लस कर देंगे। हमने एक चेक इश्यू किया था लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। इश्यूड एंड प्रेजेंटेड, ये दो वर्ड थोड़ा दिमाग में बैठा लो। बच्चों को इसकी स्टेटमेंट समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
प्लस ऐसे ही मान लो कोई चेक तुम्हारे पास आया, तुम्हें किसी ने पैसे दिए थ्रू चेक, तुमने वो चेक बैंक में जमा करा दिया। अब उसे क्लियर होने में 3-4 दिन लगते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई है कि चेक सेम डे क्लियर होना चाहिए, लेकिन आज से पहले की बात हो रही है। तो तुमने मान लो 4,000 का चेक रिसीव किया, तुमने अपनी बुक में प्लस कर दिया क्योंकि तुमने बैंक में जमा करा दिया, तो तुम्हारे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 15,000। अगले ही दिन तुम बैंक चले गए, तुम्हारा बैलेंस तो 11,000 ही मिलेगा, क्योंकि उस चेक के पैसे आने में, चेक क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तुमने बेकार में ही 15 दिखा रखा है तो तुम्हारे अकाउंट में 11,000 ही, तो तुमने जो 4,000 प्लस कर दिया है, चेक डिपॉजिट किया हुआ तुमने प्लस कर दिया, उसे माइनस कर दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक्स माइनस, तुमने बेकार में प्लस कर दिया लेकिन उसके पैसे तो आए नहीं है, तो उसे माइनस करके दिखाओगे। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। हुआ यूँ कि हमने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, भाई हमारी LIC की पेमेंट तुम कर देना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल तुम, मोबाइल का बिल तुम पे कर देना, तो बैंक तो टाइम पे उसकी पेमेंट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं चला बैंक ने पेमेंट कर दी है। तो जब हमें पता चलेगा कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी है, डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक, तो हम भी उसे अपनी बुक्स के अंदर माइनस कर देंगे, माइनस डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक। माइनस ऐसे कई बार होता ही है। हम मान लो किसी आदमी के पास पैसे लेने गए, मान लो राम के पास हम पैसे लेने गए, राम ने बोला भाई आज तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तुम 1 हफ्ते बाद आ जाना। हम 1 हफ्ते बाद जाते हैं, राम हमें फिर मना कर देता है, तो हम राम को अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, बोलते हैं भाई ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये रही हमारी बैंक की ब्रांच, जब तुम्हारे पास पैसे हो तुम पैसे हमारे अकाउंट में जमा करा देना। अब एक दिन राम ने जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, हमें पता ही नहीं। तो जब हमें पता चलेगा कि राम ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो हम भी तो उसे प्लस करेंगे, प्लस डायरेक्ट पेमेंट्स या रिसीव्ड्स रिसीव बाय बैंक। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी रिसीव कर लेता बैंक कई बार। हमने कई शेयर्स खरीदे हुए हैं और हमने उस कंपनी को बोला हुआ है अगर आपको हमें डिविडेंड देना है या इंटरेस्ट देना है तो हमारे अकाउंट में जमा करा दो, तो हमारे अकाउंट में जमा हो गए पैसे, तो जब हमें पता चलेगा तो हम भी उसे प्लस कर लेंगे। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम अपनी बुक्स में उसे प्लस कर लेते हैं, लेकिन वो डिसऑनर हो जाए तो, अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, हमने सोच लिया कि वो पैसे आ गए लेकिन उस आदमी के बैंक अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। तो जब हमें पता चलता है कि वो चेक डिसऑनर हो चुका है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर। माइनस ऐसा करने के बाद फिर दोनों साइड को किया जाता है ऐड। मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है 10,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 7,500 मान लो, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2,500 का। तुमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो उल्टी साइड में जो निकल के आएगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक।
इस तरीके से इसे करके दिखाया जाता है। होता क्या है कि कई बार बैंक गलती कर देता है या हम गलती कर देते हैं, ओवर क्रेडिट कर दिया, ओवर डेबिट कर दिया, तो उसको भी यहाँ पर दिखाया जाता है। अगर हमने कोई डिपॉजिट साइड में कोई अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, 1000 लिखना था 10,000 लिख दिया, तो 9000 ज़्यादा लिख दिया ना, तो उसे माइनस करके दिखाते हैं। तो गलतियों को इस तरीके से संभाला जाता है। अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, बनाते हैं भी क्वेश्चन। लो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारा तैयार है, इसे अब आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं, तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। किन चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसे पहले ही देख लो। बैंक कैश बुक तुम मेंटेन करते हो, याद रखना। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अकाउंटेंट हो तो कैश बुक तुम मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। और पासबुक कह लो, इसे मेंटेन करता है बैंक, ठीक। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, कभी भी बैंक गलती नहीं करेगा। जो भी बैंक करेगा हम वैसे ही कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जैसा बैंक करता है, अगर बैंक गलती करता है हम भी कर देंगे। हमें एज्यूम करके चलना है कि बैंक कभी गलती करता ही नहीं, ठीक है। तो अगर बैंक ने कभी गलती से गलती कर दी है तो हम ये नहीं करेंगे कि इस समय जाके उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम वो गलती अपनी बुक्स में भी कर देंगे, बुक्स में मतलब स्टेटमेंट में, और बाद में उसे जाके बैंक से डिस्कस करके उस गलती को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी ऑन 31 मार्च 23। बैंक बहुत तरीके से करते हैं इसे क्वेश्चन को बच्चे। एक तरीका तुम्हें बताता हूँ, हर क्वेश्चन में दूसरे तरीके से बताऊंगा। एज ऑन 31 मार्च 23 particulars plus and minus देखिए, कई लोग इस तरीके से करते हैं कि ऐड होने वाले आइटम एक साथ लिखते हैं, फिर उसके बाद लेस होने वाले आइटम एक साथ लिख के, ठीक है ना, उन्हें एडजस्ट करते हैं। लेकिन हम फ्रीली करेंगे क्वेश्चन को। कैसे? डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, हमारा बैलेंस जो होगा कैश बुक का। एक चीज़ याद रखना, ये पॉइंट याद करने लायक है, इसे नोट कर लेना क्योंकि मैं इसे हटा दूंगा अभी। बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक इसे ऐसे कर लेते हैं। बैलेंस, या ये कर लो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या कह लो माइनस बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर पासबुक का दे रखा है बैलेंस तो वो क्रेडिट होगा। बैंक अगर कहता है कि किसी कस्टमर के हमारे पास पैसे हैं तो हमने वो उसे देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो बैंक बैलेंस को क्रेडिट करता है और ओवरड्राफ्ट को डेबिट करता है। बैंक कहता है अगर किसी ने ज़्यादा निकाल लिया तो वो हमने उससे लेने, तो वो उसे डेबिट करता है। ये पॉइंट याद रख लेना, क्योंकि देखा ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर यही डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है ना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो ओवरड्राफ्ट होता। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि बैलेंस, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत काम आता है। अब हम चलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख। अमाउंट लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें, खुला खुला लिखें, बैलेंस एज पर कैश बुक
लो जी, पहली एडजस्टमेंट में आओ, उसके बाद ये हो गया। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जिस चेक के ऊपर पोस्ट आगे की डेट पड़ी होती है। जैसे मान लो कोई आदमी मेरे पास आता है पैसे लेने के लिए, मैंने बोला भाई मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, लेकिन मैं क्या है तुम्हें 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, 1 महीने बाद का चेक काट के दे दो। तो मैं उसे एक चेक काट के देता हूँ जिसमें 1 महीने बाद की डेट है। क्यों? उसे वापस आना नहीं पड़ेगा वापस मेरे पास। तो वो 1 महीने बाद की डेट वाला चेक ले जाता है, 1 महीने तक उसे अपने पास रखेगा, फिर उसे अपने बैंक में डाल देगा, मेरे बैंक से पैसे उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन इन केस वो उस चेक को पहले ही डाल देता है अपने बैंक में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बैंक पैसे देगा ही नहीं। अगर कोई चेक तुम्हारे पास है, उसमें तुम थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दो, सिग्नेचर मैच ना करें, उसके अकाउंट में पैसे ना हो, तो उस केस में वो चेक डिसऑनर हो जाता है, या फिर डेट आगे की डली हो, तो उस चेक के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक था, 25,000 डेबिटेड इन बैंक कॉलम, हमने उसे प्लस कर दिया था कैश बुक में, बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक तो भेजा ही नहीं। हमने सोचा चेक आ गया तो इसे प्लस कर दो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इट इज़ पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। बुक्स में देखोगे एक एडजस्टमेंट है भी। तो पोस्ट डेटेड चेक था 24,500 का, हमने बेकार में उसे प्लस कर रखा है डेबिटेड इन कैश बुक, तो उसे माइनस कर दो। हमने बेकार में बढ़ा रखा है अपना बैलेंस, पॉसिबल तो है नहीं उस चेक को बैंक में जमा कराना। पोस्ट डेटेड चेक माइनस, इतना भी लिख दो काम चलेगा। पोस्ट डेटेड चेक नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट, ये लिख दो, या ये पूरी स्टेटमेंट लिख दो। बच्चों को ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ए चेक ऑफ 3,000 डिपॉजिट इन द बैंक हैज़ बीन डिसऑनर। अब तुमने कोई चेक जमा कराया, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के रीज़न क्या है वो तुम्हें बता दिए गए हैं। पोस्ट डेटेड चेक हो तो भी डिसऑनर हो जाएगा, चेक के ऊपर कुछ छेड़छाड़ कर रखी है तुमने, डिसऑनर हो जाएगा, कटिंग हो रखी है, डिसऑनर। या जिसका चेक है उसके बैंक में पैसे ही ना हो तो भी वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पर एक चेक डिसऑनर हो गया, तो जब हमने बैंक में वो चेक जमा कराया होगा हमने तो प्लस कर दिया होगा ना उसको, लेकिन वो डिसऑनर हो गया तो अब उसे माइनस किया जाएगा 3,000। एक लाइन में अमाउंट लिखो, बार बार कहता हूँ बच्चों को, क्यों अभी पता चल जाएगा। माइनस डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, इसे कोई नहीं पढ़ता, मेन चीज ही है। जितना बड़ा करके लिखोगे है ना, उतना तुम्हारा टाइम जाएगा। शॉर्ट में लिखो, आगे बढ़ो। ए चेक ऑफ 30,000 इश्यूड टू कमल हैज़ बीन नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तुमने कमल को एक चेक काट के दिया, तो तुम्हारे हिसाब से तो पैसे निकल गए तुम्हारे अकाउंट से 30,000, लेकिन उसने वो चेक अपने बैंक से निकाला ही नहीं, उसका पैसा तुम्हारे बैंक से निकाला ही नहीं। वो जब तुम्हारे बैंक में प्रेजेंट होगा वो आदमी, तभी तो वो चेक का पैसा हम उसे देंगे। तो हमारे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा ही है, जबकि हमने क्या किया, हमने माइनस कर दिया उसे। जब हमने चेक काटा होगा हमने उसी समय माइनस कर दिया, तो हमने बेकार में माइनस कर रखा, उसके पैसे तो निकले नहीं, है ना। तो 30,000 को प्लस कर देंगे, क्योंकि इसका अमाउंट अभी तक निकला ही नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगला ई, A sum of 9,000 deposit in the bank credited as ₹90 in the bank पासबुक। लो जी, बैंक ने गलती कर दी, बैंक ने गलती कर दी। अब बच्चे सोचते हैं जाओ उनसे आर्गूमेंट करो, 9,000 रुपये हमने जमा कराए थे बैंक में डिपॉजिट इन द बैंक, लेकिन बैंक ने 900 कर दिए। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे जाके हम उसे सही करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ पता लगाना है कि डिफरेंस का कॉज क्या है ना। हमने 9,000 प्लस कर रखे लेकिन बैंक ने 900 प्लस कर रखे, तो हमारा बैलेंस तो ज़्यादा होगा और पासबुक दिखा रही बैलेंस कम है। तो हम उसे बराबर कैसे करेंगे,
हम भी 80-100 जो हमने ज़्यादा माइनस प्लस कर रखे हैं उसे माइनस कर देंगे। अब बच्चे ये बोलते हैं जमा तो हमने 9,000 ही कराया तो हमें 9,000 ही करनी चाहिए। ये हमने कॉज यहाँ लिख लिया, अब हम बैंक से जाके आर्गूमेंट करके उसे सही करवा लेंगे। लेकिन अभी रीज़न क्या है जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है? वो रीज़न ये है कि हमने 9,000 प्लस कर रखे हैं लेकिन बैंक ने 900 प्लस कर रखे हैं। हम बैंक में जाके तो ये 8,100 रुपये बढ़वा नहीं सकते। हम अपने बैंक में से 80-100 कम करके दिखाते हैं और बोलते हैं ये है रीज़न, ये है कॉज जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, उसे सही कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब स्टेटमेंट क्या लिखें? सम 9,000 डिपॉजिट रिकॉर्डेड 900 पासबुक, कुछ भी लिख सकते हो। सम डिपॉजिटेड 9,000, कुछ समझना है पूरी स्टेटमेंट लिखो। रिकॉर्डेड ₹900 इन पासबुक। $8,100 का डिफरेंस आ रहा है, उसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ। तो एक तरीके से एक एरर है जिसे रिकंसिलाइज लिखे हैं, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा था, उसे हमने यहाँ मेंशन कर दिया बस। लो जी आगे चलें। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट और एरर, फिर एरर आ गई। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यानी कि किसी को पेमेंट करी होगी हमने, तो कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी, 20,000 से अंडर कास्ट कर दिया, है ना। 40,000 दिखाना होगा 20,000 दिखा दिया, 50,000 दिखाना होगा 30,000 दिखा दिया, है ना। तो हमने पेमेंट को कम दिखा दिया। पेमेंट को कम दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक से तो 50 ही निकले, हमने दिखा दिए 30, तो हमने पेमेंट कम दिखा दी। तो बैंक का बैलेंस और हमारा बैलेंस दोनों में डिफरेंस आएगा, हमारा बैलेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि निकले तो 50 है, हमने दिखाए 30, है ना। पेमेंट साइड अंडर कास्ट कर दी। तो अब उसे सही करना है तो तरीका क्या है, पेमेंट साइड में एक अमाउंट दिखाना पड़ेगा 20,000 का। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, बैंक होता तो उल्टा हो जाता। ओके जी, ऐसी ट्रांजैक्शन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 10,000 एज येट। 10,000 रुपये हमारे बैंक में हमारा इंटरेस्ट आ गया तो हमें प्लस करना चाहिए था, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हम प्लस कैसे करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक प्लस इसके आगे लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज येट 10,000, ना भी लिखो चल जाएगा काम। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो वो हमें क्रेडिट करेगा, बैंक जब हमसे इंटरेस्ट लेगा तो वो हमें डेबिट करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड माइनस होगा प्लस होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 20,000, और इसे देख के भी समझ सकते हो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस, बैंक जो हमसे लेता है उसे वो डेबिट करता है अपने अकाउंट में, जो उसने हमें देना होता है वो उसे क्रेडिट करता है। तो बैंक ये हमें मिला हुआ इंटरेस्ट है। क्रेडिट इंटरेस्ट मतलब रिसीव इंटरेस्ट। 20,000 तुम्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, हमें तो अलाउड है ना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लिख दो। ऐसे ही डेबिट बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने हमसे लिया। चार्ज भी लिख सकते हो, डेबिटेड भी लिख सकते हो। ₹2,000 बैंक ने हमसे ले लिया। अब
बैलेंस करने के कई तरीके हैं। एक जो सबसे सिंपल तरीका वो तो ये है, क्योंकि बच्चे जान नहीं पाते कौन सी साइड ज़्यादा है। 130, 140, 160 यूँ लिखा। $28 + 28 56, 58,100। फिर दोनों साइड में जो साइड ज़्यादा है उसे दोनों तरफ लिखो, है ना। 160, 160। तरीका तो मैं बताया ही था। 0 को 0 करना है तो 0 ही ऐड कर दो, 1 को 0 करना है तो 9 ऐड करो। 9 + 1 10, 1 कैरी कर गया। 9 + 1 10, ठीक है ना। 1 कैरी कर गया। 6 में कितना जोड़े कि 16 आ जाए, 10। ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। एक तरीका तो ये हो गया। कहीं है नहीं ये तरीका अब आजकल, पहले तो दिखता था, अब टीचर्स को दिखता नहीं तो टीचर्स करवाते भी उस तरीके से जैसे बुक्स में लिखा हुआ है। अब ऐसे करोगे बच्चे मार्क्स काट लेंगे, इसलिए तुम स्कूल में पूछ लेना पहले। दूसरा तरीका क्या है, यूं जो साइड ज़्यादा है लिख दी एक लाइन छोड़ के। यही तरीका फॉलो करते हैं सब। $160 ज़्यादा है ना, डेबिट साइड का टोटल 160, 160। देखो इससे करवाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा थोड़ा सा। ये तरीका तुम्हें सीखना चाहिए। 0 0 0 0 0, तुम्हें चाहिए क्या 0, तो 0 में कितना ऐड करेंगे 0 आ जाए 0। 0 0 0 0 0 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए 0। 0 1 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 1 में 9 ऐड कर दो, 10 हो गया। 1 कैरी कर गया। 1 + 5 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए। 19 में 1 ऐड कर दो, 20। 2 कैरी कर गया। 2 + 2 4 + 2, 4 + 2 6, 6 में कितना ऐड करें कि 16 आ जाए। 6 में 14 ऐड कर दो, 6 में 10 ऐड कर दो, 14। 2 2 4 और 2 कैरी कर गया था ना। 2 + 2 4 और 2 6, 6 में कितना ऐड करेंगे 16 आ जाए। 6 में 10 ऐड कर दो, 16 आ गया। तो ये जो निकल के आया बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ था, इस साइड में जो आया ये हुआ बैलेंस एज पर पासबुक। उम्मीद करते हैं ये तुम्हें समझ आया होगा और हमारे काम की बात। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़े समझे, एक काम तुम्हें भी करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। कोई क्वेरी हो नंबर तुम्हारे सामने मौजूद है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक क्वेश्चन लेंगे इसके, जो तुम्हें अपनी बुक्स के अंदर दिखाई देगा। एक ही बुक से होती है सारे दिल्ली में पढ़ाई, तो कुछ उसके अंदर जो टफ एडजस्टमेंट है उनको लेके हम अपना अलग क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से, और उसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब उससे पहले लेकिन तुम इसे पढ़ के रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।